Hello, my dear students of class 8. Welcome to the YouTube channel of Guru Kripa Public School. Today, we will go through the recently organized pre-board exam paper 5 step by step. So, let's begin. First of all, in section A, we will discuss about objective type questions. So our question number 1 is हार्वेस्टर मशीन इज यूज्ड इन। हार्वेस्टर मशीन का यूज किस में किया जाता है? तो बच्चों हार्वेस्टर मशीन का यूज फसल की कटाई करने में किया जाता है। तो आंसर नंबर ए हमारा सही आंसर होगा फर्स्ट क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर इन कटिंग ऑफ क्रॉप, फसल की कटाई करने में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट हेल्प्स टू प्रिवेंट सॉइल इरोजन? सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करने में, दूर करने में या कम करने में क्या हेल्प करता है? तो ऑप्शन दे रखे हैं वाइल्ड एनिमल्स, ट्री, फैक्ट्री और डिफोरेस्टेशन। इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ट्री हमारी हेल्प करते हैं सॉइल इरोजन को रोकने में। आगे क्वेश्चन नंबर 3, द एग्रीकल्चरल इंस्ट्रूमेंट विच इज नॉट यूज्ड इन प्लाविंग इज। प्लाविंग करने में एग्रीकल्चरल इंस्ट्रूमेंट है, इनमें से कौन से का यूज नहीं किया जाता? ऑप्शन ए है सोविल, बी है कंबाइन, सी है प्लाऊ और डी है कल्टीवेटर। इसमें से कंबाइन मशीन है उसका यूज नहीं किया जाता। कंबाइन का यूज हार्वेस्टिंग और थ्रेसिंग में किया जाता है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4, नेफ्थलीन बॉल्स कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम। नेफ्थलीन बॉल्स किससे प्रिपेयर की जाती है? तो इसमें ऑप्शन है कोल tar, बी ऑप्शन है कोल, सी है कोक और डी है कोल गैस। जिसमें से करेक्ट आंसर होगा ए कोल tar। कोल tar एक ब्लैक विस्कस फ्लूइड होता है जिसके अंदर अनप्लीजेंट स्मेल होती है और ऑलमोस्ट 200 सब्सटेंसेस का मिक्सचर होता है। ये एक प्रकार का पेट्रोलियम प्रोडक्ट है। तो बच्चों कोल tar से नेफ्थलीन बॉल्स को ऑब्टेन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, डिपॉजिट ऑफ नेचुरल गैस इन इंडिया आर। इंडिया के अंदर नेचुरल गैस के डिपॉजिट कौन से हैं? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है, राजस्थान, बी भी करेक्ट है, त्रिपुरा और सी कृष्णा गोदावरी रिवर डेल्टा भी बिल्कुल करेक्ट है। तो इसका डी आंसर ऑल ऑफ डी हो जाएगा। तो राजस्थान, त्रिपुरा और कृष्णा गोदावरी डेल्टा तीनों ही जगह पर नेचुरल गैस के डिपॉजिट्स पाए जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 6, लाइटनिंग कंडक्टर्स आर यूज्ड फॉर। लाइटनिंग कंडक्टर्स का यूज क्यों किया जाता है? देखो ये बड़ी बड़ी बिल्डिंगों के ऊपर लगाए जाते हैं, जनरली मेटल्स के बने होते हैं और इनका काम होता है जो इलेक्ट्रिकल लाइटनिंग स्ट्राइक होती है, आकाशीय जो बिजली गिरती है उससे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का काम करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है प्रोटेक्टिंग मैन, बी है प्रोटेक्टिंग बिग बिल्डिंग्स, सी है प्रोटेक्टिंग वाटर रिसोर्सेज और डी है प्रोटेक्टिंग बर्ड्स। इसमें से ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, प्रोटेक्टिंग बिग बिल्डिंग्स। बड़ी बिल्डिंग्स के ऊपर लाइटनिंग कंडक्टर का यूज इसलिए किया जाता है क्योंकि इनके ऊपर लाइटनिंग स्ट्राइक करने के चांसेस ज्यादा होते हैं, जैसे कि इनकी हाइट ज्यादा होती है, ये क्लाउड्स के ज्यादा पास में होते हैं। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 7, बीम ऑफ लाइट स्ट्राइकिंग द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कॉल्ड। वो लाइट की बीम जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस के ऊपर स्ट्राइक करती है उस बीम का नाम क्या है? उसको बोला जाता है बच्चों इंसिडेंस रे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा 7th का। और वो रे जो टकराने के बाद या फिर इंसिडेंस होने के बाद मीडियम में वापस लौट जाती है उस रे को बोला जाता है रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंटेंसिटी ऑफ लाइट एंटरिंग आवर आई इज कंट्रोल्ड बाय। लाइट जो हमारी आंखों में एंटर करती है उसकी इंटेंसिटी हमारे आई का कौन सा पार्ट कंट्रोल करता है? बच्चों ऑप्शन दे रखा है आइरिस, बी है सिलियरी मसल्स, सी है कॉर्निया और डी है लेंस।
इसमें से आइरिस का काम होता है, ये एक मस्कुलर डायफ्राम होता है जो आई को डिस्टिंक्टिव कलर प्रोवाइड करता है। साथ ही साथ आई के अंदर इंटर करने वाली लाइट रेज की इंटेंसिटी भी आइरिस ही कंट्रोल करती है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 8 का ए, आइरिस। नेक्स्ट अब आगे हमारे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस है, ठीक है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 9, नेम द कॉमन डिजीजेस कोज्ड बाय वायरसेस एंड बैक्टीरिया। कॉमन डिजीज के नाम बताने हैं जो वायरस और बैक्टीरिया से कोज होते हैं या फिर फैलती है, जिसमें से हम दो दो डिजीज के एग्जांपल लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर पहले हम वायरस कोज्ड डिजीजेस लिखते हैं। ठीक है, जिसमें एक डिजीज का नाम लिख देता हूं मैं जो ह्यूमंस में कोज होती है, जैसे कि ह्यूमन में होने वाली एक डिजीज मैं लिख देता हूं डेंगू। ठीक है, दूसरी मैंने लिख दिया कॉमन कोल्ड, ये भी एग्जांपल है वायरल कोज डिजीज का। और एक मैं प्लांट्स में होने वाले डिजीज का नाम लिख देता हूं जिसका नाम है येलो वेन मोज़ेक ऑफ ओकरा। ठीक है, भिंडी में होने वाला रोग है ये, और ये एक प्लांट्स में होने वाली वायरल डिजीज है। अब मैं बैक्टीरियल कोज डिजीज का एग्जांपल लिखता हूं, जिसमें फर्स्ट डिजीज है बैक्टीरियल कोज बच्चों कोलेरा। कोलेरा मींस हैजा। और सेकंड डिजीज लिख देता हूं मैं टीबी, जिसको बोला जाता है ट्यूबरक्यूलोसिस। ये भी एक टाइप की बैक्टीरियल कोल्ड डिजीज है। तो मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट टू एग्जांपल्स ऑफ इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस। इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस का एग्जांपल लिखना है। पहले तो बात करते हैं बच्चों क्या होते हैं इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस। सब्सटेंसेस व्हिच हैव वेरी लो इग्निशन टेम्परेचर, जिनका इग्निशन टेम्परेचर बहुत ही कम होता है, थोड़ी सी भी आग से थोड़े से टेम्परेचर से वो जलना स्टार्ट कर देते हैं, उनको कहा जाता है इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस। तो आंसर लिखना है हमें 10th क्वेश्चन का, दो इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस के एग्जांपल देने हैं। तो एक एग्जांपल हो गया हमारा एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, और सेकंड एग्जांपल हो जाता है हमारा सीएनजी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ये दोनों एग्जांपल है हमारे इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस के। इनके साथ हम पेट्रोल को भी ऐड कर सकते हैं, केरोसिन को भी ऐड कर सकते हैं, बायोगैस को भी ऐड कर सकते हैं, हाइड्रोजन गैस को भी ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, डिफाइन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड गिव एग्जांपल्स ऑफ ऑर्गेनिज्म इन व्हिच एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस। बच्चों एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन बताती है, a type of reproduction in which a single parent is involved। तो ऐसे टाइप का रिप्रोडक्शन जिसमें एक सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व रहता है, इसका मतलब गेमेट फॉर्मेशन नहीं होगा, इसका मतलब फर्टिलाइजेशन भी नहीं होगा। अब ऐसे टाइप का रिप्रोडक्शन दो टाइप के एग्जांपल बताने हमें, ठीक है। तो आंसर नंबर 11, a type of reproduction in which a single parent is involved is known as asexual reproduction, और उसके एग्जांपल है फर्स्ट एग्जांपल लिख देते हैं हम बच्चों हाइड्रा। हाइड्रा एक मल्टी सेलुलर सिंपल ऑर्गेनिज्म है, सिंपल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, और इसके अंदर होती है बच्चों बडिंग। दूसरा एग्जांपल है बच्चों अमीबा। अमीबा एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, सिंगल सेल से मिलकर बना हुआ है, और इसमें होता है बच्चों बाइनरी फ्यूजन। बाइनरी फ्यूजन, ओके। ये दो एग्जांपल है हमारे सामने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ऑर्गेनिज्म के। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 12, आइडेंटिफाई द पार्ट व्हिच वाइब्रेट्स टू प्रोड्यूस साउंड इन द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट। ऐसे पार्ट को आइडेंटिफाई करना है जो वाइब्रेट होके साउंड प्रोड्यूस करता है।
इसमें हमें 4 अलग अलग इंस्ट्रूमेंट दिए गए हैं, ठीक है, ढोलक, सितार, फ्लूट और मंजीरा। तो इसका हम लिखते हैं आंसर नंबर 12। तो सबसे पहले हमारे पास है ढोलक। ढोलक एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है, इसके ऊपर एक स्ट्रेस्ड मेम्ब्रेन होती है जिसको स्टिक से स्ट्राइक करने पर वो वाइब्रेट करती है और साउंड प्रोड्यूस करती है। तो ढोलक के अंदर स्ट्रेस्ड मेम्ब्रेन होगी जो साउंड प्रोड्यूस करती है। बी 2 नंबर पे आता है बच्चों सितार। सितार के अंदर वायर्स होते हैं, ठीक है, तो वायर को जब प्ले किया जाता है फिंगर से या किसी छोटे इंस्ट्रूमेंट से तब वो वाइब्रेट करते हैं और साउंड प्रोड्यूस करते हैं। सितार के अंदर स्ट्रिंग्स होते हैं बच्चों। सी होता है बच्चों फ्लूट दे रखा है इसमें। फ्लूट होती है जिसको एयर की हेल्प से प्ले किया जाता है और इसके अंदर बच्चों एयर कोलम होता है, एयर का कोलम बनता है जो वाइब्रेट करता है और साउंड प्रोड्यूस करता है। तो फ्लूट के अंदर आंसर आएगा एयर कोलम। और फ्लूट को जनरली बांसुरी भी बोला जाता है। नेक्स्ट है बच्चों मंजीरा। मंजीरा है जो प्लेट के जैसी स्ट्रक्चर होती है, तो जनरली हाथ में लेके एक दूसरे के ऊपर बीट करके टकरा के प्ले की जाती है और उनके मेटल से बनी होती है, वो पूरी बॉडी वाइब्रेट करती है और वाइब्रेट करके साउंड प्रोड्यूस करती है। तो मंजीरा की मेटेलिक बॉडी ही वाइब्रेट करके साउंड प्रोड्यूस करती है। ओके, तो ये हमारे क्वेश्चन नंबर 12 तक हमारा सॉल्यूशन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट अब हमारा पार्ट है उसमें शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, ठीक है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। इसमें क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ हम चलते हैं। मैच द फॉलोइंग दिया गया बच्चों कि 2 कॉलम है, कॉलम 1 एंड कॉलम 2, इसको मैच करना है। तो कॉलम नंबर 1 का ए ऑप्शन है, उसमें लिख रखा है द ब्रेड डो राइजेस बिकॉज ऑफ। ब्रेड है उसका डो कुछ टाइम तक छोड़ने के बाद राइज कर जाता है, मतलब उभर जाता है, उसकी वॉल्यूम बढ़ जाती है, ब्रेड फ्लफी हो जाती है। उसका रीजन क्या है? इसका रीजन होता है बच्चों ग्रोथ ऑफ ईस्ट सेल। ईस्ट सेल की ग्रोथ की वजह से ब्रेड का डो है वो राइज करता है, क्योंकि ईस्ट सेल उस शुगर की प्रेजेंस में ग्रो करती है, अपना नंबर बढ़ाती है और CO2 गैस रिलीज करती है। उस कार्बन डाइऑक्साइड गैस की वजह से ब्रेड का डो राइज कर जाता है। तो यहाँ पे ए के सामने मैच होता है ऑप्शन नंबर 3 ग्रोथ ऑफ ईस्ट सेल्स। अब बात करते हैं बी की, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल। शुगर का अल्कोहल में कन्वर्ट होने की प्रोसेस को क्या कहा जाता है बच्चों? तो इस प्रोसेस को बच्चों फर्मेंटेशन कहा जाता है, फर्मेंटेशन, जिसकी डिस्कवरी लुई पास्चर ने की थी। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा बिल्कुल एक्यूरेट आंसर होगा। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल इज नोन एज फर्मेंटेशन and it was discovered by Louis Pasteur. Option number C, the most common carrier of communicable diseases. communicable disease का सबसे कॉमन सामान्य कैरियर कौन सा है? मतलब कम्युनिकेबल जितनी भी डिजीज है उसको सबसे ज्यादा एक दूसरे से, आदमी से या फिर एक जगह से दूसरी जगह फैलाने में कौन से एनिमल का, इंसेक्ट का रोल रहता है? वो बच्चों हाउस फ्लाई। तो इसका आंसर होगा 2 नंबर कॉलम मैच करेगा।
अब देखो ऑप्शन नंबर डी, ईस्ट इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ, ईस्ट का किस चीज के प्रोडक्शन में यूज किया जाता है बच्चों, अल्कोहल के प्रोडक्शन में ईस्ट का यूज किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 से मैच करेगा हमारा डी। तो इसको आप एक बार ध्यान से देख सकते हो। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज इग्निशन टेम्परेचर, एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंबशन। इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है और अलग अलग टाइप के कंबशन को एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन नंबर 14 है व्हाट इज इग्निशन टेम्परेचर, एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंबशन। इग्निशन टेम्परेचर क्या है और अलग अलग टाइप के कंबशन को एक्सप्लेन करना है। तो इग्निशन टेम्परेचर होता है बच्चों द मिनिमम टेम्परेचर ऑन व्हिच ए फ्यूल बर्न, सबसे कम या लोवेस्ट टेम्परेचर जिस पे कोई फ्यूल बर्न करना स्टार्ट करता है उसको इग्निशन टेम्परेचर कहा जाता है। अब बात करते हैं कंबशन की। कंबशन 3 टाइप का होता है बच्चों, स्पॉन्टेनियस कंबशन, रैपिड कंबशन एंड एक्सप्लोजन। सबसे पहले बात करते हैं स्पॉन्टेनियस कंबशन की, ठीक है। तो स्पॉन्टेनियस कंबशन में होता है the type of combustion in which the fuel suddenly burst into flames without the application of any apparent cause, ठीक है। ऐसा कंबशन जिसमें बिना किसी एप्लीकेशन के यूज किए हमने खुद में आग नहीं लगाई है लेकिन अपने आप को फ्यूल जलना स्टार्ट कर देता है, ऐसे कंबशन को बोला जाता है स्पॉन्टेनियस कंबशन। फॉर एग्जांपल फॉरेस्ट फायर एक टाइप का स्पॉन्टेनियस कंबशन हो जाता है, क्योंकि घास फूस जंगल में सूख जाते हैं और उनका इग्निशन टेम्परेचर लो होता है, और जैसे ही सनलाइट बहुत ज्यादा गिरती है या फिर टेम्परेचर एरिया का राइज होता है तो वो अचानक आग पकड़ लेते हैं। ये फॉरेस्ट फायर एक टाइप का स्पॉन्टेनियस कंबशन का एग्जांपल है। सेकंड होता है रैपिड कंबशन, फ्यूल लाइक गैस बर्न्स एंड प्रोड्यूसेस ए लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज नोन एज रैपिड कंबशन। इसमें फास्टली फ्यूल जलता है, जल्दी जल्दी जलता है और बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस करता है, इसको रैपिड कंबशन कहा जाता है। और थर्ड टाइप का होता है बच्चों एक्सप्लोजन, a type of combustion is in which sound and a large amount of smoke is also released along with the heat, हीट के साथ में साउंड और स्मोक रिलीज होता है, ऐसे टाइप के कंबशन को एक्सप्लोजन कहा जाता है। जनरली जो क्रैकर्स ब्रस्ट होते हैं वो एक टाइप का एक्सप्लोजन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, fill in the blanks by choosing the correct word from the given bracket। एक आपको ब्रैकेट दिया गया है, उस ब्रैकेट में कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, उन वर्ड्स को चूज करते हुए जो खाली स्थान है ब्लैंक्स दिए गए उनको आपको फिलअप करना है। तो ए ऑप्शन है प्रिपरेशन ऑफ मैन्योर बाय अर्थवर्म्स इज कॉल्ड, मैन्योर का अर्थवर्म से बनने वाली खाद को क्या कहा जाता है, ठीक है। अर्थवर्म का हेल्प लेके जो मैन्योर बनाई जाती है उसको क्या कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 15 से ए का राइट आंसर होगा बच्चों वर्मी कंपोस्ट, क्योंकि वो वर्म्स के द्वारा प्रिपेयर की गई इसलिए उसका नाम क्या है वर्मी कंपोस्ट। 15 के ए में मूविंग ऑन टू नेक्स्ट ऑप्शन, राइजोबियम बैक्टीरिया फिक्स द एटमॉस्फेरिक ब्लैंक। राइजोबियम बैक्टीरिया एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करता है, तो यहाँ पे इसका आंसर होगा राइजोबियम बैक्टीरिया फिक्स द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। सी मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन इज, इरिगेशन की मॉडर्न मेथड क्या है, उसका नाम है बच्चों स्प्रिंकलर सिस्टम। जनरली हमारे चैप्टर में 2 मेथड दी गई है मॉडर्न मेथड, एक है स्प्रिंकलर सिस्टम और सेकंड है आपकी ड्रिप सिस्टम, जिसमें से ऑप्शन के अकॉर्डिंगली हमारा मॉडर्न मेथड होती है स्प्रिंकलर सिस्टम। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट ऑप्शन बी, ब्लैंक इज यूज्ड इन सोविंग। सोविंग में किसका यूज किया जाता है, और ऑप्शन में अगर देखिए हम तो सीड ड्रिल हमारा करेक्ट आंसर है, सीड ड्रिल का यूज सोविंग में किया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, गिव द आंसर्स ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन वन वर्ड। फॉलोइंग क्वेश्चन के आंसर वन वर्ड में देने हैं, सिंगल वर्ड में। तो ऑप्शन नंबर ए, हु इज रिस्पांसिबल फॉर द सेक्स ऑफ ए चाइल्ड, फादर और मदर।
एक बच्चा है, उसके सेक्स या जेंडर के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है सेक्स डिटर्मिनेशन के टाइम पे? बच्चों फादर रिस्पॉन्सिबल होता है, क्योंकि फादर से स्पर्म आता है मेल गेमिट, जो या तो एक्स क्रोमोसोम कंटेन करता है या फिर वाई क्रोमोसोम, और वही डिसाइड करते हैं अगर स्पर्म के साथ में एक्स क्रोमोसोम है तो बनने वाला बच्चा जन्म लेगा वो गर्ल होगा, अगर स्पर्म के साथ में वाई क्रोमोसोम है तो बनने वाला बच्चा बॉय होगा। ठीक है, तो फादर इज रिस्पॉन्सिबल। नेक्स्ट वन इज राइट द नेम ऑफ सीक्रेटरी हार्मोन ऑफ थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड कौन से हार्मोन का सीक्रेशन करती है? दैट इज थायरोक्सिन हार्मोन। ठीक है, तो थायराइड ग्लैंड थायरोक्सिन हार्मोन का सीक्रेशन करती है। थायराइड ग्लैंड ह्यूमन बॉडी की लार्जेस्ट ग्लैंड है, लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है, जो थ्रोट रीजन में प्रेजेंट होती है, हमारी जो विंड पाइप है उसके जस्ट पीछे की तरफ प्रेजेंट होती है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 का सी, विच हार्मोन कंट्रोल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स इन मेल्स। ये हार्मोन का नाम है टेस्टोस्टेरोन, जो मेल हार्मोन होता है या फिर मेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन बोला जाता है, ये ही मेल्स के अंदर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को कंट्रोल करता है। डी, और क्वेश्चन नंबर 16 का डी, व्हाट डज द चेंजेस ड्यूरिंग एडोलसेंस इंडिकेट। एडोलसेंस के टाइम पे आने वाले चेंजेस किस चीज को इंडिकेट करते हैं? प्यूबर्टी या फिर रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी, और ज्यादा बेटर आंसर होगा हमारा रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी। तो प्यूबर्टी के टाइम पे या फिर एडोलसेंस के टाइम पे जो चेंजेस आते हैं वो रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी को इंडिकेट करते हैं, तो करेक्ट आंसर होगा रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी। So our next question number 17 is state whether true or false। true false को हमें स्टेट करना है। तो ए है इसका, फ्रिक्शन फोर्स एक्ट्स ड्यू टू द इंटरेक्शन बिटवीन द टू बॉडीज। फ्रिक्शन फोर्स है दो बॉडीज के बीच में इंटरेक्शन की वजह से होता है, ये हमारा बिल्कुल ट्रू है। तो क्वेश्चन नंबर 17 के ए में ट्रू आएगा। अब बी है, फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। ये फॉल्स है क्योंकि यहाँ पे प्रेशर आना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी, मैग्नेटिक फोर्स इज ए कॉन्टैक्ट फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स एक कॉन्टैक्ट फोर्स है, ये भी फॉल्स है। मैग्नेटिक फोर्स एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। क्वेश्चन नंबर डी, ग्रेविटेशनल फोर्स इज एन एग्जांपल ऑफ अट्रैक्टिव फोर्स। एक अट्रैक्टिव फोर्स का एग्जांपल है, ये भी बिल्कुल सही है क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स सिर्फ ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करने का काम करता है। अब क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। राइट ए ब्रीफ नोट ऑन द फॉलोइंग एनी टू। कोई दो के ऊपर एक ब्रीफ नोट लिखना है, जिसमें से ए है हमारा नेशनल पार्क। नेशनल पार्क आर एरिया मीन टू कंजर्व फॉर वाइल्ड लाइफ, और ये स्पेशली नेशनल गवर्नमेंट के द्वारा मेंटेन किया जाता है। रेस्ट्रिक्शन बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट होती है और इसमें कोई भी ह्यूमन एक्टिविटीज को अलाउ नहीं किया जाता। दूसरे नंबर पे बी है एंडेंजर्ड एनिमल्स। एनिमल्स वो एनिमल्स जिनका नंबर बहुत ही जल्दी घटता जा रहा है और फ्यूचर में उनका एक्सटिंक्शन या फिर विलुप्त होने के बहुत ज्यादा चांसेस है। तो एनिमल्स और प्लांट स्पीसीज whose number is diminishing very fast to a certain level and in close future they might face extinction। क्वेश्चन नंबर 18 का सी है फ्लोरा एंड फौना। फ्लोरा मीन्स एंड प्लांट स्पीसीज फाउंड इन ए पर्टिकुलर एरिया। फ्लोरा का मतलब है पर्टिकुलर एरिया में पाई जाने वाली प्लांट स्पीसीज। फॉर एग्जांपल अर्जुन, साल, टीक, ये पंचमटी बायोस्फीयर रिजर्व के फ्लोरा है। फ्योना, फ्योना मीन्स एनिमल स्पीसीज फाउंड इन ए पर्टिकुलर एरिया। एक पर्टिकुलर एरिया में पाई जाने वाली एनिमल स्पीसीज। फॉर एग्जांपल हमने बात की थी चीतल,
बार्किंग डियर, ठीक है। ये सब सोना है आपके पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व के। अब बी है इकोसिस्टम पे आपको नोट लिखना है। इकोसिस्टम का मतलब है जितने भी किसी एनवायरनमेंट में रहने वाले लिविंग और नॉन लिविंग कंपोनेंट है उन सबके बीच में इंटरेक्शन, द सम ऑफ टोटल इंटरेक्शन बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स इज नोन एज इकोसिस्टम। क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट इज फ्रिक्शन? राइट वन मेथड टू इज इंक्रीज और रिड्यूस फ्रिक्शन। फ्रिक्शन क्या होता है? एक मेथड लिखिए जिससे आप फ्रिक्शन को इंक्रीज कर सकते हो और डिक्रीज कर सकते हो। फ्रिक्शन इज द फोर्स caused due to relative motion between two contact surfaces and it always works on moving object in opposite direction of the motion। ये हमेशा मूविंग ऑब्जेक्ट के काम करता है और मोशन के opposite डायरेक्शन में काम करता है। इट इज ए टाइप ऑफ रेजिस्टेंस ऑन मूविंग ऑब्जेक्ट। मूविंग ऑब्जेक्ट के ऊपर लगने वाला एक टाइप का ये रेजिस्टेंस होता है। फॉर एग्जांपल एक कार मूव कर रही है तो कार के टायर और रोड की सरफेस के बीच में जो रेस्ट्रिक्शन लगेगा, स्पीड को डिक्रीज करेगा, वो आपका फ्रिक्शन का एग्जांपल है। उसी प्रकार उसी कार के और एयर के बीच में जो भी रेजिस्टेंस क्रिएट होगा, एयर कार की मूवमेंट में जो भी रेजिस्टेंस क्रिएट करेगी वो भी फ्रिक्शन का एग्जांपल है। फ्रिक्शन को इंक्रीज करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल कबड्डी प्लेयर्स यूजुअली अप्लाई ए सम अमाउंट ऑफ सॉइल ऑन देयर हैंड टू गेट ए बेटर ग्रिप। बेटर ग्रिप के लिए कबड्डी प्लेयर्स अपने हाथों पर मिट्टी लगाते हैं, ठीक है। ये फ्रिक्शन को इंक्रीज करने का एग्जांपल है। फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए फॉर एग्जांपल मशीनरीज में हम लुब्रिकेंट्स का यूज करते हैं ताकि पार्ट्स एक दूसरे के ऊपर जब स्लाइड करते हैं तब उनका फ्रिक्शन कम हो जाए। दूसरा, मशीनरीज में बॉल बियरिंग का भी यूज किया जाता है फ्रिक्शन को रिड्यूस करने में। क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट इज फ्रीक्वेंसी एंड व्हिच प्रॉपर्टी ऑफ साउंड इज डिटरमाइंड बाय इट? फ्रीक्वेंसी क्या होती है और साउंड की कौन सी प्रॉपर्टी फ्रीक्वेंसी से डिटरमाइन की जाती है? मतलब फ्रीक्वेंसी है नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकंड। एक सेकंड में किसी भी ऑब्जेक्ट में कितने ऑसिलेशन किए या कितने वाइब्रेशन किए वो उसकी फ्रीक्वेंसी हो जाती है। और फ्रीक्वेंसी साउंड की श्रीनेस या फिर हम बात करें तो पिच को डिटरमाइन करती है। 28 का बी, फ्रीक्वेंसी ऑफ ए टनिक फोर्स इज 512 हर्ट्ज, हाउ मेनी ऑसिलेशन विल इट परफॉर्म इन 10 सेकंड? एक टनिक फोर्स की फ्रीक्वेंसी है वो 512 हर्ट्ज है, तो 10 सेकंड में ये कितनी ऑसिलेशन करेगी? ठीक है, तो एक सेकंड में इतने वाइब्रेशन करती है और हमें 10 सेकंड के वाइब्रेशन निकालने हैं, तो इनको मल्टीप्लाई करने पर 5120 ऑसिलेशन आते हैं। अब अगले क्वेश्चन नंबर 21, जो है क्लियर डायग्राम ऑफ लाइटनिंग कंडक्टर। लाइटनिंग कंडक्टर का क्लियर डायग्राम ड्रॉ करना है। व्हाट प्रिकॉशंस वुड यू टेक इफ लाइटनिंग अकर्स व्हाइल यू आर आउटसाइड द हाउस? कौन कौन से प्रिकॉशंस आप काम में लोगे जब आप घर से बाहर हो, उस टाइम पे बिजली गिर रही है या बिजली चमक रही है, तो आपके लिए हम आ सकते हैं। ये है बच्चों एक लाइटनिंग कंडक्टर का डायग्राम। और प्रिकॉशंस क्या क्या यूज करेंगे? अगर आप आउटसाइड खुले में हो तो घुटनों के बल बैठ जाइए, जिसको बोला जाता है फोर्थ लो, एंड अपने दोनों हाथों को फोल्ड करके घुटनों पे रख लीजिए। फोल्ड योर हैंड्स एंड प्लेस देम ऑन योर नीज
and also place your head on your hands. इसका मतलब जब आप बैठोगे घुटनों के ऊपर अपने दोनों हाथों को फोल्ड करके रख लेना है, उसके ऊपर अपना सर रख लेना है। इसलिए ऐसा करने पर आप लाइटनिंग स्ट्राइक करने के लिए सबसे छोटा टारगेट हो जाते हो। ठीक है, कभी भी ग्राउंड पे लेटना नहीं है। डू नॉट लाई ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पे मत लेटो। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 22, draw a label diagram of the human eye. What is the reason that we cannot see the original color in this light? Human eye का एक कलर लेबल डायग्राम बनाना है। ये है बच्चों ह्यूमन आई का लेबल डायग्राम। अब बोल रहे हैं कि क्या रीजन है कि हम डिम लाइट में कलर्स को क्लियरली नहीं देख पाते। देखो यहाँ पे हमारे आई के अंदर एक डेलिकेट लेयर प्रेजेंट होती है जिसको बोला जाता है रेटिना, और इसी के ऊपर इमेज का फॉर्मेशन होता है, क्योंकि इसके अंदर लाइट सेंसिटिव सेल्स प्रेजेंट होती है जिनका नाम है ओस एंड कोन सेल्स। जिसमें कोन सेल्स होती हैं वो कलरफुल रीजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, और कोन सेल्स को एक्टिवेट होने के लिए या फिर स्टिमुलेट करने के लिए ब्राइटर लाइट की रिक्वायरमेंट होती है। तो डिम लाइट में वो एक्टिवेट नहीं हो पाती, इसलिए हमें ज्यादा डिस्टिंक्टिवली कलर अपीयर नहीं होते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, आगे आते हैं हमारे ऐसे टाइप क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 23, राइट द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ ह्यूमन। ह्यूमन के मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के डिफरेंट पार्ट्स के नाम लिखना है। अब आगे बात करते हैं बी, 23 का बी। अच्छा, ए में एक और है, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ ए
स्पंज विद डायग्राम, स्पंज के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करना है। स्पंज के स्ट्रक्चर में देखते हैं, सबसे पहले एक पार्ट होता है जिसको बोला जाता है हेड। हेड के अंदर बच्चों न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है, और 23 क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं स्पंज में। 2 नंबर पे पार्ट आता है स्पंज का जिसको बोलते हैं नेक। इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया और दूसरी स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है जो एनर्जी प्रोड्यूसिंग का काम करती है। थर्ड पार्ट आता है बच्चों लोंग पार्ट से, जो स्पंज को मूवमेंट करने के लिए प्रोपेल होता है, ऐसे वाइपर की तरह हिलता है और स्पंज को आगे की तरफ मूवमेंट प्रोवाइड करता है। तो स्पंज की मोबिलिटी टेल की वजह से होती है, ठीक है, तो टेल का नाम है स्पंज को मोबिलिटी या मूवमेंट प्रोवाइड करना। 23rd का बी, व्हाट डू यू मीन बाय स्लाइडिंग फ्रिक्शन? स्लाइडिंग फ्रिक्शन से क्या समझते हैं आप? जब कोई ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर स्लाइड करता है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट स्लाइड्स ऑन द सरफेस ऑफ अनदर ऑब्जेक्ट, ड्यू टू दिस मोशन द फ्रिक्शन इज नोन एज स्लाइडिंग फ्रिक्शन। इस मोशन की वजह से जो फ्रिक्शन होगा बच्चों उसे स्लाइडिंग फ्रिक्शन कहा जाता है, ठीक है। एक्सप्लेन रेगुलर रिफ्लेक्शन विद डायग्राम। अब सी बोल रहा है एक्सप्लेन रेगुलर रिफ्लेक्शन विद डायग्राम, डायग्राम से रेगुलर रिफ्लेक्शन को एक्सप्लेन करना है। A type of reflection which takes place on a regular or smooth surface. In this type of reflection, parallel incidence ray after reflection stays parallel to each other. जो लाइट रे इंसिडेंस हो रही है वो एक दूसरे के पैरेलल है, लेकिन रिफ्लेक्शन के बाद में भी एक दूसरे के पैरेलल रहती है। ऐसे टाइप के रिफ्लेक्शन को रेगुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं। जनरली एक क्लियर मिरर ऐसी सरफेस है जिसके ऊपर रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है। आगे बात करते हैं 23 के और में क्वेश्चन दिया गया है, और में ए का ए, एक नंबर बोलता है व्हाट डू यू मीन बाय आईवीएफ? आईवीएफ के बारे में पूछ रहा है। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, ठीक है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में जनरली क्या होता है, एक हेल्दी स्पर्म को फादर से कलेक्ट कर लिया जाता है, एक हेल्दी एग को मदर से कलेक्ट कर लिया जाता है, दोनों को लेबोरेटरी में और टेस्ट ट्यूब के अंदर फ्यूज करने के लिए छोड़ दिया जाता है। अब वो एक दूसरे से फ्यूज हो जाते हैं और उनको 6-7 दिन तक उस जाइगोट को डेवलप होने के लिए अलाउ किया जाता है। उसके बाद में 6 to 7 डेज उस जाइगोट को मदर के यूट्रस में ट्रांसफर कर दिया जाता है। इस टेक्निक को बोला जाता है आईवीएफ, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। और एज ए रिजल्ट जो बेबी का जन्म होता है उसको टेस्ट ट्यूब बेबी कहा जाता है, वो नॉर्मल दूसरे बेबीज की तरह ही होता है। आगे देखते हैं 23rd के ए का सेकंड, व्हाट इज एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन ड्यू टू एग्जांपल्स? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन क्या है, इसके दो एग्जांपल देंगे। ए टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन which takes place outside the female body, फीमेल बॉडी के बाहर जो फर्टिलाइजेशन होगा उसे कहते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। इसमें दो एग्जांपल हम लिख सकते हैं। एग्जांपल, पहला एग्जांपल है दोस्तों फ्रूट। फ्रूट में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन
एक्सेलरेशन देखा जाता है। फिर उसके बाद में हम फिश का एग्जांपल भी लिख सकते हैं, फिश में भी एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन देखा जाता है। आगे बात करते हैं बी 23rd का बी, एक्सप्लेन व्हाई ऑब्जेक्ट मूविंग इन फ्लूइड मस्ट हैव स्पेशल शेप। ठीक है, एक्सप्लेन करो जो भी ऑब्जेक्ट है फ्लूइड के अंदर मूव करते हैं उनकी स्पेशल शेप होनी चाहिए। देखो सबसे पहले बात करते हैं कि जिस प्रकार हमने देखा कि सॉलिड सरफेस एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करती है या रोल करती है तब उसकी वजह से फ्रिक्शन प्ले में आता है, उसी टाइप से जो फ्लूइड्स है जिनमें फ्लो करने की प्रॉपर्टी पाई जाती है लाइक एयर वाटर कोई, ये भी इनके ऊपर फ्लो करने वाले या फिर इनके ऊपर इनके थ्रू मूव करने वाले ऑब्जेक्ट के ऊपर एक फ्रिक्शन फोर्स लगाते हैं। फॉर एग्जांपल बोट है, बोट टाइम से चालू कर रखा है, जब तक उसको एक्सीलरेट किया जाता है वो मूव करती रहती है, लेकिन जैसे इसका एक्सीलरेशन ऑफ किया जाता है बोट थोड़े टाइम के बाद में, थोड़ा चलने के बाद में रुक जाती है। इसका मतलब क्या है, बोट के ऊपर भी फ्रिक्शन लग रहा है। दूसरी बात करते हैं हम एरोप्लेन वगैरह, एरोप्लेन ऊपर की तरफ फ्लाई करते हैं उस टाइम पे उनकी सरफेस के ऊपर भी एयर फ्रिक्शन लगाते हैं, ये फ्लूइड के द्वारा लगने वाला फ्रिक्शन है और जनरली इसको ड्रैग भी कहा जाता है। इसको रिड्यूस करने के लिए फ्लूइड्स के अंदर मूव करने वाले ऑब्जेक्ट की स्पेशल शेप होती है, जैसे कि वाटर में फ्लो करने, वाटर में चलने वाले जितने भी है, ड्राइव किए जाने वाले जितने भी बोट हो गया, शिप हो गया और सबमरीन होगी, इनकी शेप फिश की शेप को रिजेंबल करती है। फिश की शेप होती है आगे से नैरो और पीछे से थोड़ी सी वाइडर होती है, और सेम टू सेम शिप हो गया, बोट हो गया, याट हो गई और ये आपकी सबमरीन होगी, इनकी शेप भी फिश की शेप की जैसे बनाई जाती है ताकि वाटर का मोशन कम से कम लगे। सेम टू सेम जो फ्लाई करने वाले जितने भी व्हीकल्स है जैसे कि एरोप्लेन, रॉकेट है, इनकी शेप बर्ड की शेप को रिजेंबल करती है क्योंकि बर्ड्स आगे से नैरो होते हैं और एयर को इजीली पेनिट्रेट कर पाते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23rd का बी, व्हाट डू यू मीन बाय लुमिनस ऑब्जेक्ट, स्टेट फॉर एग्जांपल। Object which emit their own light are known as luminous object। वो ऑब्जेक्ट जो अपनी उनकी लाइट को एमिट करते हैं उनको luminous object कहते हैं। उनके एग्जांपल देखते हैं, सन, स्टार, कैंडल फ्लेम, और एक एग्जांपल हो सकता है आपका एलईडी लाइट एमिटिंग डायोड, ये भी आपका luminous object का एग्जांपल है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट डू यू मीन बाय गुड कंडक्टर्स एंड बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो गुड कंडक्टर की बात करते हैं, सब्सटेंसेस व्हिच अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू इजीली पास थ्रू देम, ऐसे सब्सटेंस जिनके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी इजीली पास कर सकते हैं उनको गुड कंडक्टर कहते हैं। ऑल मेटल्स लाइक सिल्वर, एल्यूमिनियम, कॉपर, आयरन आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसी टाइप से टैप वाटर, लेमन जूस, ये भी गुड कंडक्टर हो सकते हैं। दूसरी बात करते हैं बैड कंडक्टर, सब्सटेंसेस व्हिच डू नॉट अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम आर नोन एज बैड कंडक्टर्स। फॉर एग्जांपल प्लास्टिक, वुड, ये सब बैड कंडक्टर्स के एग्जांपल है। पेपर, क्लोथ बैड कंडक्टर्स में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 के ए का सेकंड, एक्सप्लेन हाउ डिस्टिल्ड वाटर कैन बी मेड कंडक्टिंग। एक्सप्लेन कीजिए कैसे डिस्टिल्ड वाटर को कंडक्टिंग किया जा सकता है। जनरली डिस्टिल्ड वाटर में कोई भी आयंस नहीं होते इसलिए इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन नहीं होता, उसको कंडक्टिंग बनाने के लिए लेमन जूस डाला जा सकता है या फिर साल्ट, 1 पिंच ऑफ साल्ट या नमक डाला जा सकता है जिससे कि वो कंडक्टिंग हो जाता है। आगे बात करते हैं 24 का बी, व्हाट इज फोर्स, गिव डिफरेंस बिटवीन कांटेक्ट एंड नॉन कांटेक्ट फोर्सेस। फोर्स क्या होता है, कांटेक्ट और नॉन कांटेक्ट फोर्स के बीच में डिफरेंस बताना है। फोर्स इज जनरली टर्म्ड एज ए पुश और पुल ऑन एनी ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई धक्का देना या उसको खींचना फोर्स कहलाता है। ठीक है, वो दो टाइप के होते हैं, कांटेक्ट फोर्स एंड नॉन कांटेक्ट फोर्स। कांटेक्ट फोर्स वो होते हैं जिसमें जो बॉडी एक दूसरे के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करती है वो फिजिकल कांटेक्ट में आनी चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं इस मार्कर पे अगर फोर्स लगा रहा हूँ तो इस मार्कर के मैं फिजिकल कांटेक्ट में होना चाहिए। मस्कुलर फोर्स एक टाइप का कांटेक्ट फोर्स है। दूसरा है नॉन कांटेक्ट फोर्स,
ऐसे टाइप का फोर्स जिसमें दोनों बॉडी एक दूसरे के अगर फिजिकल कांटेक्ट में नहीं है फिर भी एक दूसरे से फोर्स अट्रैक्ट फोर्स एक्साइट करती है। फॉर एग्जांपल ग्रेविटेशनल फोर्स, अगर ये मार्कर अर्थ के कांटेक्ट में नहीं है फिर भी इसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। मैग्नेटिक फोर्स इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ नॉन कांटेक्ट फोर्स। दो मैग्नेट एक दूसरे के पास आने पर एक दूसरे को अट्रैक्ट या रिपेल करती है, ये भी एक टाइप का नॉन कांटेक्ट फोर्स का एग्जांपल है। अब नेक्स्ट पे आते हैं 24 का और के अंदर ए का पहला है व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रोप्लेटिंग। एक्सप्लेन। इलेक्ट्रोप्लेटिंग से आप क्या समझते हो? इलेक्ट्रोप्लेटिंग एक टाइप की केमिकल रिएक्शन है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके एक मेटल के ऊपर दूसरे मेटल की लेयर लगाई जाती है। ठीक है, ये आपको करना है। आगे देखो ए का सेकंड, मेक ए लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट अराउंड यू दैट आर इलेक्ट्रोप्लेटेड। आपके चारों तरफ ऐसे ऑब्जेक्ट की लिस्ट बनाइए जिनको इलेक्ट्रोप्लेटेड किया गया है। फॉर एग्जांपल सबसे पहले बाथ है जिनके ऊपर क्रोमियम प्लेटिंग की जाती है। साइकिल के बार हैंडल वो भी इलेक्ट्रोप्लेटेड होते हैं। टिन कैन्स जो कोल्ड ड्रिंक के कैन है, फूड पैकिंग करने वाले कैन है जिनके ऊपर टिन की लेयर लगाई जाती है, वो भी इलेक्ट्रोप्लेटिंग का एग्जांपल है। गैल्वेनाइजेशन, जिंक आयरन आर्टिकल्स के ऊपर जिंक की लेयर लगाना वो भी एक टाइप का इलेक्ट्रोप्लेटिंग का एग्जांपल है। निकल प्लेटिंग लगाई हुई कुछ ऑब्जेक्ट होते हैं। जनरली ज्वेलर्स भी ये करते हैं जो चीपर मेटल होता है लाइक सिल्वर, सिल्वर के ऊपर एक्सपेंसिव मेटल लाइक गोल्ड की लेयर लगा दी जाती है, वो भी एक टाइप का इलेक्ट्रोप्लेटिंग का एग्जांपल है। आगे चलते हैं 24 का बी, who made the circuit shown in the figure, he wanted to observe what happens when an electric current is passed through the water, but he forgot to add a few drops of lemon juice in water. Will it make any difference to his observation? Explain. So, इसका पहले तो सर्किट डायग्राम बनाते हैं। बच्चों इसमें एक ग्रेफाइट की कार्बन की रोड लगाई गई है। कार्बन रोड, कार्बन का एक एलोट्रोप होता है ग्रेफाइट जिसकी बनती है, ये इलेक्ट्रिक सेल्स में होते हैं। जो सेल होते हैं ना, जो दीवार गड़ी हुई या रिमोट कंट्रोल के अंदर सेल लगे होते हैं, उनको तोड़ के आप ये निकाल सकते हो। इसके ऊपर एक मेटल की कैप होती है, मेटल की कैप को सैंड पेपर से रब करके आप क्लीन कर सकते हो। उनसे वायर कनेक्ट करने हैं, ये जो बैटरी है, बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल और ये पॉजिटिव टर्मिनल है, तो इस सेटअप में कनेक्ट करना है। यहाँ पे आपको डालना है तो वाटर, ठीक है। बुद्धों ने इसमें प्योर वाटर डाला है। अब प्योर वाटर डाला है तो इसमें जैसे इलेक्ट्रिसिटी पास की जाएगी तब तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं होगा क्योंकि सर्किट कंप्लीट नहीं है। जो रीजन क्या है? बिकॉज प्योर वाटर इज बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू एब्सेंस ऑफ मूविंग आयन। आयन के एब्सेंस होने की वजह से प्योर वाटर इलेक्ट्रिसिटी का बैड कंडक्टर होता है, तो इसमें कोई भी रिएक्शन नहीं होगी। इसको मोर कंडक्टिंग बनाने के लिए इसमें लेमन जूस डालना पड़ेगा। जैसे इसमें लेमन जूस डाला जाता है या फिर आप साल्ट भी डाल सकते हो, कॉमन साल्ट, नमक डालो तो इसमें आयन आ जाएंगे और ये इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर हो जाएगा। जैसे इलेक्ट्रिक करंट पास किया जाएगा उसके दोनों इलेक्ट्रोड के ऊपर गैसेस के बबल डिक्रीज होंगे, ठीक है। तो जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पर बच्चों ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है, ठीक है। पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पर कौन सी गैस रिलीज होगी? ऑक्सीजन। और नेगेटिव इलेक्ट्रोड पर बच्चों हाइड्रोजन गैस के बबल्स अपीयर होते हैं, ये याद रखना, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 25 के ए में देखा है हाउ मेनी कैटेगरीज कैन नेचुरल रिसोर्सेज बी डिवाइडेड एक्सप्लेन विद एग्जांपल। कितनी कैटेगरीज में हम नेचुरल रिसोर्सेज को डिवाइड कर सकते हैं? दो कैटेगरीज है बच्चों। पहली कैटेगरी है In how many categories can natural resources be divided? Explain with example. तो बच्चों दो कैटेगरी है। पहली कैटेगरी होती है आपकी एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज एंड सेकंड वन इज
इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। एग्जॉस्टिबल में क्या होता है कि जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज है वो लिमिटेड है। फॉर एग्जांपल कि कोल हो गया, नेचुरल गैस हो गया, पेट्रोलियम प्रोडक्ट हो गए, ये सारे के सारे लिमिटेड नेचुरल रिसोर्सेज है, इसलिए इनको एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज में रखा जाता है। तो डेफिनेशन बनती है रिसोर्सेज विच आर लिमिटेड प्रेजेंट इन लिमिटेड अमाउंट इन नेचर एंड कैन बी एक्सप्लॉइटेड और बाय ह्यूमन एक्टिविटीज। और दूसरे आते हैं इन एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज, रिसोर्सेज विच आर प्रेजेंट इन अनलिमिटेड अमाउंट इन नेचर, नेचर में अनलिमिटेड अमाउंट में प्रेजेंट है और कैन नॉट बी एग्जॉस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज, ह्यूमन एक्टिविटीज से उनको खत्म नहीं किया जा सकता। फॉर एग्जांपल सनलाइट, वाटर, सोइल, ये कुछ एग्जांपल है इन एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज के। आगे आता है 25th का बी, व्हाट डू यू मीन बाय रीफॉरेस्टेशन। रीफॉरेस्टेशन से आप क्या समझते हो? प्लांटिंग ट्रीज ऑन डिफॉरेस्टेड एरिया, डिफॉरेस्टेड एरिया में फिर से पेड़ लगाना, उसी को कहा जाता है रिफॉरेस्टेशन। जनरली इसमें ध्यान रखा जाता है कि पहले जिस स्पीशीज के ट्रीज थे उसी स्पीशीज के ट्रीज को प्लांट किया जाता है ताकि वो उस एनवायरनमेंट को एडॉप्ट करने में उनको ज्यादा प्रॉब्लम ना हो और उनकी ग्रोथ ज्यादा रैपिडो फास्टली ग्रो कर सकें। ठीक है, अगर हम दूसरे स्पीशीज के प्लांट्स वहां पे ग्रो करते हैं तो दिक्कत ये होगी कि उन प्लांट्स को उस एनवायरनमेंट को अडॉप्ट करने में टाइम लगेगा, उनकी ग्रोथ स्लो हो जाएगी। एंड रिफॉरेस्टेशन इज द परमानेंट सोल्यूशन फॉर डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन का परमानेंट सोल्यूशन क्या है? रिफॉरेस्टेशन है। अब देखो 25 क्वेश्चन का सी, मेंशन एनी टू फीचर्स ईच दैट आर सीन इन बॉयज एंड गर्ल्स टू डिस्टिंग्विश देम फ्रॉम ईच अदर एट प्यूबर्टी। प्यूबर्टी के टाइम पे बॉयज और गर्ल्स को एक दूसरे से डिस्टिंग्विश करने वाले कोई दो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स के बताने हैं। पहला, गर्ल्स के बारे में बात करते हैं। ब्रेस्ट और मिल्क ग्लैंड बिगिन टू डेवलप, मिल्क ग्लैंड एनलार्ज होने लग जाती है, डेवलप होने लग जाती है। सेकंड, प्यूबिक रीजन बिकम्स ब्रोडर, प्यूबिक रीजन है वो पहले से थोड़ा सा ब्रॉड हो जाता है ड्यू टू हार्मोनल एक्टिविटीज और वो हार्मोन होता है ईस्ट्रोजन। सेकंड बात करते हैं हम बॉयज, बॉयज में कौन से सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स होते हैं? पहला सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर जिसकी बात है ग्रोविंग ऑफ बियर्ड्स एंड मुस्टैचेस, बियर्ड और मुस्टैचेस, दाढ़ी मूंछ का आना बच्चों के बॉयज के फेस के ऊपर। सेकंड, बॉयज शोल्डर एंड चेस्ट बिकम एनलार्ज, बॉयज की जो चेस्ट और शोल्डर है वो पहले से एनलार्ज हो जाते हैं, थोड़े हो जाते हैं, ब्रॉडर हो जाते हैं, ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है। आगे बात करते हैं अब 25 का और बात करते हैं। और में क्वेश्चन आता है, और में ए, राइट एनी 4 वेज टू सेव पेट्रोल एंड डीजल व्हाइल ड्राइविंग, ड्राइविंग करते टाइम पे पेट्रोल और डीजल को सेव करने के कोई 4 वे बताइए। सबसे पहला, टर्न ऑफ द इंजन ऑन रेड लाइट एरिया, रेड लाइट आ गई है उस जगह पे आपको इंजन को टर्न ऑफ कर देना है। सेकंड, मेंटेन एडेक्वेट टायर प्रेशर्स इन योर व्हीकल, हम अपने व्हीकल में एडेक्वेट टायर प्रेशर को मेंटेन करके रखना है। थर्ड, रेगुलर उनका मेंटेनेंस करवाना है, ठीक है, सर्विसिंग टाइम टू टाइम करवानी है। और फोर्थ, याद रखना है कि व्हीकल्स को एक एडेक्वेट और कंसिस्टेंट रेट के ऊपर ड्राइव करना है, कंसिस्टेंट स्पीड पे, ये नहीं कभी स्पीड पे जो कभी ज्यादा हो। आगे देखते हैं बी, कटिंग ऑफ ट्रीज इन द नेम ऑफ डेवलपमेंट इज इंक्रीजिंग, जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट, स्टेटमेंट को जस्टिफाई करना है कि डेवलपमेंट के नाम पर ट्रीज की कटाई या पेड़ों की कटाई की जा रही है। तो देखो यहाँ पे बहुत ज्यादा देखा जा रहा है कि आज के टाइम पे जो फैक्ट्रीज है, हाउसेज है, उनको बिल्ड करने के लिए ट्रीज को कट किया जा रहा है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है क्योंकि फर्नीचर बनाने के लिए, प्लेस जगह को खाली करने के लिए और कंस्ट्रक्शन के काम के लिए ट्रीज को कट किया जा रहा है और ये नाम दिया जाता है डेवलपमेंट का, लेकिन ये एनवायरनमेंट के लिए हार्मफुल है। जिस प्रकार ट्रीज को कट करने पर डिफोरेस्टेशन की वजह से एनवायरनमेंट में CO2 का लेवल बढ़ेगा, ठीक है, जिसकी वजह से वाटर साइकिल डिस्टर्ब होता है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ जाती है, ये सब होते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 का सी, आइडेंटिफाई द ग्लैंड्स A, B, C एंड D इन द गिवन फिगर, दिए गए फिगर में A, B, C और D को आइडेंटिफाई करना है। A gland is पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड है, ये ह्यूमन ब्रेन में प्रेजेंट होती है, P शेप की होती है, इसको मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। B ग्लैंड इज थायराइड ग्लैंड, ठीक है, थायराइड ग्लैंड कहा जाता है, ये ह्यूमन की सबसे बड़ी एंडोक्राइन ग्लैंड है। C में है बच्चों
एड्रिनल ग्लैंड। जिस प्रकार ये दो है, किडनी के ऊपर प्रेजेंट है, किडनी को बोला जाता है रीनल, और किडनी के ऊपर है इसलिए इसका नाम हो गया एड्रिनल। और डी है बच्चों पैनक्रियाज। ये एक टाइप की मिक्स ग्लैंड है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, जो डाइजेस्टिव सिस्टम में भी काम करती है और उसके साथ साथ इंसुलिन हार्मोन का सिक्रेशन करती है, जो ब्लड शुगर लेवल को रेगुलेट करता है। That's it for today. Thank you and have a great time.